हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में क्लास नाइन्थ का हमने जो प्रश्न आधे अधूरा छोड़ा था उसे पूरा करने वाले हैं। क्लास नाइन्थ के 2 वीडियो हुए थे, यानी 3 वीडियो हो गए थे टोटल। अगर आप देखें तो एक क्वेश्चन आंसर का हो गया था पहला पार्ट, और 2 पार्ट आपके हो गए थे फर्स्ट सेकेंड, जो हमने बेसिक पढ़ा था नोटबुक की चीज़ें। तो नोटबुक की जितनी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई, जितनी मैंने हेडिंग बाई हेडिंग चीज़ें आपको पढ़ाई, जो बेसिक चीज़ें थी, उसको अगर आप तैयार कर लिए हो और अगर तैयार नहीं किए हो तो उसे जाओ फिर से देखो, तैयार करो, नोट्स बनाओ, रिवीजन करो, फिर आप इस क्वेश्चन आंसर को करने के लायक बन जाओगे। यानी जो पहला वीडियो आपने क्वेश्चन आंसर का देखा उसमें हमने आधे कंप्लीट किया था, ऑब्जेक्टिव थे, फिल इन द ब्लैंक्स थे, और कारण बताओ क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए थे। और आगे के आपके अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी प्रश्न बच गए थे। ये क्लास 9 का पहला टॉपिक का था हमारा, जो भारत विस्तार और स्थिति और विस्तार वाला टॉपिक था। तो उसमें ये सारी चीजें हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ कि बस अगर आप रिवीजन नहीं किए हो, जितना हमने अब तक पढ़ाया, जो क्वेश्चन आपको तैयार कराए गए, जो बेसिक आपको पढ़ाई गई, तो उसे आप पढ़ो, उसे देखो, नोट्स बनाओ, रिवीजन करो, फिर जाके आप क्वेश्चन आंसर को करो। इससे आप क्वेश्चन आंसर को रिलेट नहीं कर पाओगे जब तक आप अगर वीडियो नहीं देख के आते हो, नोट्स नहीं बनाते हो, तो क्वेश्चन आंसर को आपके लिए रिलेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर आपको लगेगा कि बस ऊपर से चीज़ें जा रही हैं। तो ऊपर से चीज़ें जाने से बेहतर है कि थोड़ा आप टाइम दो, रिवीजन करो, और फिर आप क्वेश्चन आंसर को अटेम्प्ट करो। देखिए, लघु उत्तरी वाले प्रश्न क्या है। लघु उत्तरी वाले प्रश्न यानी छोटे क्वेश्चन होते हैं। यानी इन क्वेश्चंस को आप 10 से 15 शब्दों में लिख के काम चला सकते हो। यानी मैक्सिमम 10 से 15 शब्द लिख दोगे, आपको उतने नंबर, एक एक नंबर के क्वेश्चंस होते हैं, 2-2 नंबर के भी हो सकते हैं। तो इससे ज्यादा नंबर के नहीं होंगे, और इससे ज्यादा वर्ड आपको लिखना भी नहीं है। क्योंकि एग्जाम में देखिए, पहली बात तो ये कि आप 9th क्लास में हैं, और 9th क्लास में अगर ये सारी प्रैक्टिस आप बिल्कुल जैसे हम आपको करा रहे हैं, हम इस प्लेटफॉर्म के जैसे करवा रहे हैं, सारी फैकल्टी जैसे ये चीज़ें आपको करवा रही हैं, अगर इस चीज़ को आप करते हैं तो सेम पैटर्न आपको 10th में भी फॉलो करना है। यानी अगर आप 9th से चीज़ें अच्छे से पढ़ के जा रहे हो तो 10th में देखोगे आपके लिए चीज़ें समझना, चीज़ों को एक तरीके से विकसित करना, अपने नोट्स बनाना काफ़ी ईजी लगेगा। तो जब आप 9th में चीज़ें नहीं करोगे, फिर सोचोगे कि 10th में चीज़ें हो जाएंगी, तो मुश्किल हो जाती हैं चीज़ें, फिर नंबर आपके खराब आते हैं, फिर कहते हो कि मैं तो मेहनत बहुत किया। यार थोड़ी थोड़ी मेहनत करो, लेकिन डेली मेहनत करो। अब आप सोच रहे हो कि 6 महीने में या 3 महीने में, फिर जब बोर्ड दिसंबर आ जाएगा तो बोलोगे कि सोचोगे कि 2 महीने में बोर्ड का पेपर कैसे कम तैयार करें या कैसे अच्छे नंबर लाएं, तो ये पॉसिबल नहीं है। यानी लंबे समय तक आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा काम करते हो तो ज़्यादा काम बन जाता है। तो इसी तरीके से आपको काम करना है। 9th में आप खूब आराम से एकदम धीरे धीरे चीज़ों को पढ़ो, रिवीजन करो, अपने सारे डाउट्स हमें बताओ। डाउट्स के लिए कमेंट बॉक्स ऑप्शन है आपके पास, डाउट्स वहाँ लिखो, और वो सारे डाउट्स हमें वहाँ पे मिल जाएंगे, और आप वहाँ लिखोगे, हमें मिल जाएंगे, और फिर मैं वीडियो के माध्यम से, अगली लेक्चर के माध्यम से सारे डाउट को सॉल्व करवा दूंगा। यही सारे फैकल्टी हमारे करेंगे, और सारे सब्जेक्ट में आपको ऐसे ही करना है, अपने डाउट बताना है। डाउट आप हिंदी इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हो, या आप ये बता दो कि लघु उत्तरी वाले प्रश्न समझ में नहीं आए, या ऑब्जेक्टिव प्रश्न कोई समझ में नहीं आया, या आप ये बता दो हमने जो आपको बेसिक पढ़ाया उसमें कुछ चीज़ आपको समझ में नहीं आई। तो ऐसे करना है, आपको हर चीज़ बताना है, तभी जाके वो चीज़ें आपकी सही हो पाएंगी। तो देखिए, लघु उत्तरी वाले प्रश्न क्या है, छोटे फॉर्मेट वाले प्रश्न है, यानी इनको कम शब्दों में लिखना है। लेकिन देखिए, एक आपके प्रश्न आपको इधर मिलेंगे अति लघु उत्तरी वाले प्रश्न। अति लघु उत्तरी वाले प्रश्न भी आपके कुछ बुक में आते हैं। तो ये तो हमारा लघु उत्तरी वाला है, मैं एक बार फिर से देख लेता हूँ इसमें। ये लघु उत्तरी वाला है, अति लघु उत्तरी वाले नहीं। अति लघु उत्तरी वाले बहुत छोटे प्रश्न होते हैं, मतलब उसमें आपको एक लाइन से भी ज्यादा में लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन लघु उत्तरी है, मैंने आपको 15 से 20 वर्ड बताया, 15 से 20 वर्ड नहीं। देखिए, अति लघु उत्तरी होगा, उसमें 15 से 20 वर्ड करना है। लेकिन जो लघु उत्तरी वाले प्रश्न है, ये कम से कम आपको 50 वर्ड इसमें आपको लिखना है, 50 शब्द, 50 शब्द लिखने हैं। तो ये बताइए 50 शब्द कैसे होंगे। अब देखिए, इस क्वेश्चन में आपको गिनवा देता हूं। देखिए कैसे प्रश्न, यानी कोई एक वर्ड, अक्षर नहीं गिनना है, अक्षर मिलके आपके शब्द बनाते हैं। तो शब्द देखिए कितने हैं। एक है भौगोलिक, यानी 1 2, और ये छोटा है तब भी ये काउंट किया जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी इस लाइन में ही 15 शब्द लिखे हुए हैं। आप अंदाजा लगा सकते हो कि अगर आप 3 लाइन लिख देते हो तो आपके ये लगभग 50 वर्ड पूरे हो जाते हैं।
देखिए आपका नोटबुक का जो दायरा होता है वो छोटा होता है, और एक नोटबुक का जो दायरा है उसमें मैक्सिमम आप 6 से 7 या 8 वर्ड लिख सकते हो एक लाइन में। तो आप उस हिसाब से देख लो कि अगर 50 वर्ड की लाइन है तो 5 से 6 लाइन मैक्सिमम, उतने में आपके सारे आंसर कंप्लीट हो जाएंगे और आपको नंबर भी मिल जाएगा। यानी शब्दों को काउंट करने का तरीका यही है कि जो शब्द, हर एक शब्द एक नंबर काउंट करता है। यानी भौगोलिक लिखा हुआ है, क्षेत्रफल लिखा हुआ है, के लिखा है, दृष्टिकोण से, भारत से, के, ये जितने भी एक एक वर्ड है ये सब एक एक वर्ड काउंट किए जाते हैं। तो इस तरीके से आपको काउंट नहीं करना है, बल्कि मैं बस इतना बता दे रहा हूँ कि ऐसे वर्ड के लिए, लघु उत्तरीय प्रश्नों के लिए आपको 5 से 6 लाइन लिखना है, अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के लिए 2 से 3 लाइन लिख देना है, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के लिए आपको 10 लाइन लिख देना है बातें बना के, यानी उसमें जो कंटेंट पूछ रहा है उसके लिए, तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। तो हम लोग इस प्रश्न को करते हैं। इससे पहले हमने चीजें जो सारी थी वो कर ली थी। तो ये हमारा प्रश्न कह रहा है कि भौगोलिक क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत से बड़े सभी देशों के नाम क्रमवार लिखें। तो देखिए इसमें आपको 6 चीजें ही लिखनी है, 6 शब्द लिखने हैं। एक क्वेश्चन तो आपको कह रहा है लघु उत्तरी, लेकिन लघु उत्तरी में केवल आपको 6 शब्द ही लिखने हैं। कौन कौन से, यहाँ पे बता भी दिया है कि भारत से बड़े सभी देशों के नाम क्रमवार लिखिए। तो भारत से बड़े 6 देश हैं, भारत 7वें नंबर पे है। तो अब भारत से बड़े, तो आप जब प्रश्न को लिखेंगे, यानी जब आप जवाब को लिखेंगे ना, तो आप ये लिख देंगे यहाँ से कि भारत से बड़े निम्नलिखित देश हैं। भारत से बड़े निम्नलिखित, भारत से क्षेत्रफल के हिसाब से, यानी मैं आपको एकदम बेसिक बताता हूँ। देखो जब आप प्रश्न को लिखना तो पहले प्रश्न की कुछ चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी कि क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर भारत से बड़े निम्नलिखित राज्य हैं। निम्नलिखित देश हैं, राज्य नहीं देश हैं। अब डैश लगा दो। देखो आप ये भी लिख सकते हो कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत से बड़े 6 देश हैं, फिक्स है 6, मैंने यहाँ लिख दिया निम्नलिखित देश है। या आप लिख सकते हो कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत से बड़े देश, और डैश लगा दो और उस सारे देशों को लिख दो। तो आप ऐसे लाइन लिख के फिर एक नंबर डाल दोगे, फिर वहां पे लिख दो कि भारत से बड़े सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के आधार पर रूस है, दूसरा जो है वो कौन सा है, कनाडा है, तीसरा जो है वो आपका अमेरिका, चौथा जो आपका है वो है चीन, उसके बाद जो है 5वां जो है वो ब्राजील है, और जो 6ठे नंबर का है वो आपका ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया। तो कुल मिला के इस प्रश्न में, लघु उत्तरीय प्रश्न में, आप इतनी बातें लिखनी है। मेन बातें आपकी ये है कि भारत से 6 बड़े जो देश हैं क्षेत्रफल के आधार पे, उनको लिख दो, या थोड़ा सा आप ये लिख दो कि क्षेत्रफल के आधार पे भारत से बड़े 6 देश हैं या निम्नलिखित देश हैं, कौन कौन से हैं उसको आप लिख देना। ये आपका जवाब तैयार हो गया। और अगर आप इस तरीके से पढ़ते हो, यानी अब देखो क्वेश्चंस को मैं हर क्वेश्चंस को आपको करवा के दे दूं तो आपके लिए वो एक पोथी तरह की बन जाएगी, एक इतिहास बन जाएगा। आपको क्या करना है कि जो प्रश्न आपको दे दिए हैं वो प्रश्न आप, जो मैं आपको पढ़ाया हूँ बेसिक चीजें, उसमें जाके ढूंढो। क्यों? क्योंकि सारे प्रश्न आपके वहीं पे हैं, और वहां से अगर कोई प्रश्न आप सॉल्व नहीं कर पाते हो तब आप कमेंट में बताओ कि ये क्वेश्चन आपने नहीं करवाया, ये चीजें आपने नहीं पढ़वाई। तो ये चीजें मैं आपको फिर से बताऊंगा, या कोई डाउट हो तो वो डाउट भी आपका सॉल्व होगा। तो आप क्वेश्चन को करने का तरीका ढूंढो। लिख लोगे, मैं लिखा दूंगा, ये तो चीजें ऐसे नहीं चल पाएंगी ना। आप अपने तरफ से करने का तरीका ढूंढो कि ये प्रश्न अगर पूछ रहा है तो आपके नोटबुक में जो मैं चीजें लिखाया हूँ, पढ़ाया हूँ, उसमें कौन सी चीजें हैं जो इससे रिलेट हो रही हैं, फिर वहां से अपने प्रश्न को लिख लो। तो अभी शुरू में हम लोग क्वेश्चन कुछ लिखेंगे, बाद में मैं आपको बताते जाऊंगा कि कहाँ से कैसे क्या करना है। अब देखिए, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में स्थित भारत के द्वीप समूहों के नाम लिखें। अब एक बात बताइए, भारत का कुछ इस तरीके से मैप है, नीचे वाला हिस्सा, ऊपर तो स्थलीय सीमा हो गई, तो नीचे वाला मैप है। तो मैंने आपको हर, यहाँ पे देखिए हमारा लक्षद्वीप है ना, यहाँ पे अंडमान निकोबार है,
ये द्वीपीय देश राज्य हैं। तो आपसे कह रहा है कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में स्थित भारत के द्वीप समूहों के नाम लिखिए। तो अब बताइए कि अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, ये दोनों का ही दो ही सागरों का नाम दिया है कि इनमें स्थित भारत के कौन कौन से द्वीप हैं, कौन कौन से द्वीपों हैं जिनके नाम आपको लिखने हैं। तो आप देखिए यहाँ पे क्या है, अरब सागर है ये। तो अरब सागर में भारत का जो द्वीप है उसका क्या नाम है, इसका नाम है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। और जो बंगाल की खाड़ी में भारत का जो द्वीप है उसका क्या नाम है, अंडमान, अंडमान और निकोबार, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। देखो द्वीप समूह क्यों कहते हैं, ये कई सारे छोटे छोटे द्वीपों का एक ग्रुप है, एक समूह है, इसलिए इसे द्वीप समूह कहते हैं। तो देखिए इस प्रश्न को लिखने का ये तरीका है कि आप 2-3 लाइन लिख दो, लेकिन थोड़ा सा आप इसमें को एडवांस कर सकते हो। कि इसको एडवांस करने का मतलब ये है कि आप ये लिख सकते हो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और लक्षद्वीप, और अरब सागर में स्थित भारत का द्वीप लक्षद्वीप। इससे आपके 3 लाइन 2 लाइन बढ़ जाएंगे, और 2 लाइन बढ़ जाएंगे तो आपको कुछ और नंबर मिल जाएगा। यानी लक्षद्वीप जो आपका है अरब सागर में, आप ये लिख सकते हो कि लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित द्वीप है, अरब सागर में स्थित द्वीप है, स्थित द्वीप है। और जो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये आपका बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप है, बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप। तो इससे आपका प्रश्न पूरा हो जाता है, और ऐसे ही आपको सारे प्रश्नों को करने हैं। अगला देखते हैं, भारत की स्थलीय सीमा रेखा को छूने वाले सभी पड़ोसी देशों का नाम लिखें। अब देखिए ये भारत का कुछ इस तरीके से मैप बना लेते हैं, एक सेकेंड। इसमें आपसे कह रहा है कि भारत के स्थलीय सीमा से, ये आपका भारत का मैप हो जाता है ऐसे, ये कुछ इस शेप में है, इस शेप में है। तो अब आप देखिए कि यहाँ से ये गुजरात से इधर नीचे तो सागर लगने लगता है, यानी समुद्री क्षेत्र है, कौन सा है, अरब सागर है। तो अरब सागर के तरफ जो क्षेत्र है यानी गुजरात से शुरू होके कन्याकुमारी तक, यानी यहाँ पे अरब सागर, क्या है, अरब सागर। और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पे है बंगाल की खाड़ी, और नीचे है हिंद महासागर। तो आपसे यही पूछ रहा है कि भारत की स्थलीय सीमा से रेखा, स्थलीय सीमा रेखा को छूने वाले सभी पड़ोसी देशों के नाम बताइए। यानी आपसे कह रहा है कि जो स्थलीय सीमा है, स्थल की सीमा से जो छूने वाले पड़ोसी देश हैं उनका आपको नाम बताना है। तो यहाँ पे भारत का इधर पड़ोसी कौन सा है, यहाँ पे है पाकिस्तान, यहाँ पे थोड़ा सा है आपका अफगानिस्तान, 105 किलोमीटर के एरिया। ये ऊपर का इलाका आप देखेंगे तो ये सब ये आपका यहाँ पे ये नेपाल है। आप ये सब इलाका देखते हैं तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे ये ऊपर वाले हिस्से में पूरा चाइना है, ये आपका चाइना है, और ये आपका ये चाइना का क्षेत्र है। यहाँ पे आपका भूटान है, और देखिए यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में भारत के और ये नॉर्थ ईस्ट के बीच में, हमारे राज्यों के बीच में यहाँ का जो ये देश है ये बांग्लादेश है, और यहाँ पे है म्यांमार। तो अब देखिए आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि भारत की स्थलीय सीमा रेखा को छूने वाले सभी पड़ोसी देशों के नाम बताइए। देखिए यहाँ पे हमारे पड़ोसी देश तो ये भी है ना, एक मालदीव है, और एक यहाँ पे आपका श्रीलंका भी है। लेकिन ये स्थलीय सीमा को नहीं छूते हैं, ये हमारी वाटर बॉडी से टच होते हैं, यानी भारत की जो जलीय सीमा है उससे टच होते हैं। तो यहाँ पे खाली ये बताना है सिर्फ कि स्थलीय सीमा रेखा, तो आपका यहाँ पाकिस्तान
अब आप यहाँ पे लिख दीजिए कि भारत की स्थलीय सीमा निम्नलिखित राज्यों से लगती है, जिसमें आपका पहला है पाकिस्तान। पाकिस्तान, उसके ऊपर आप देखेंगे तो अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, उसके बाद आप देखेंगे तो चीन, उसके बाद नेपाल, उसके आगे आप देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा भूटान, उसके बाद देखिए इधर आ जा रहा है पूरब में म्यांमार और नीचे साइड में बांग्लादेश, यानी म्यांमार और बांग्लादेश, ये आपका हो गए सारे। अब देखिए अगर पूछ ले कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, तो पड़ोसी देश में आपको जो जल यानी वाटर बॉडी से टच होते हैं जो देश, उन्हें भी बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका मालदीव हो जाएगा और यहाँ पे आपका श्रीलंका हो जाएगा। लेकिन केवल स्थलीय सीमा पूछा है तो आप ये बना दें, आपको मैप बनाने की आवश्यकता नहीं है। आपके बोर्ड के पेपर में आपसे मैप की एक्सपेक्टेशन नहीं होती है, केवल आपसे आपके जवाब की एक्सपेक्टेशन होती है, और वो आपके ऐसे आप लिख के बता सकते हैं कि कौन कौन से। मैंने बस आप समझाने के लिए मैं आपको मैप ड्रॉ करके और वैसे बता रहा हूँ कि कहाँ पे क्या है, ताकि आपके दिमाग में वो प्रिंट हो जाए और फिर वो याद ना करना पड़े कि आप देख लोगे पूरब में है भाई ये लंबा सा एरिया पाकिस्तान का है, ऊपर इसके अफगानिस्तान है, फिर यहाँ पे ये चीन है ना, और उसके बाद यहाँ पे भूटान है, और ये बांग्लादेश, और ये म्यांमार। ये चीजें आप यहाँ पे देखिए एक नेपाल है, नेपाल भी नहीं छोड़ना है, ये भी देश है, ये भी हमारे स्थलीय सीमा से टच होता है। ये रहा। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं इसमें कौन सा है कि भारत के कौन कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र तट को स्पर्श नहीं करते। अब देखिए ये प्रश्न आप खुद करेंगे क्योंकि ये पूरा बिल्कुल मैप बेस्ड है। मतलब आपको गूगल से भारत का पॉलिटिकल मैप डाउनलोड करना है। कौन सा मैप? पॉलिटिकल मैप, यानी राजनैतिक मैप। पॉलिटिकल मैप आप उस पर डाउनलोड करना। राजनैतिक मैप भी इसे कहते हैं हिंदी में, राजनैतिक मानचित्र। मैंने आपको पहले ही बताया था जब मैं क्लास शुरू किया था कि पॉलिटिकल और फिजिकल मैप क्या होते हैं, तो आप समझ गए होंगे कि मैं किस मैप की बात कर रहा हूँ। ये पॉलिटिकल मैप वही है जिसमें राज्य, देश, किसी देश के राज्य और उसके कैपिटल्स को दिया गया होता है। अगर आप वर्ल्ड लेवल पे देखें तो वर्ल्ड मैप में सभी देशों के नाम और देशों के कैपिटल को दिया गया होता है। तो पॉलिटिकल मैप आपको भारत का डाउनलोड करना है। किसका? भारत का, यानी इंडिया का पॉलिटिकल मैप। और वहां से आपको ये देखना है कि कौन कौन से राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र तट को स्पर्श नहीं कर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा मतलब वैसा राज्य जो किसी और देश से नहीं लगता हो। जैसे बिहार है, नेपाल, नेपाल देश से लगता है। उत्तर प्रदेश है, नेपाल से लगता है, नेपाल एक देश है। कश्मीर चले जाओगे, लद्दाख चले जाओगे, लद्दाख कहाँ से लगता है? आपका चीन से लगता है। पाकिस्तान, गुजरात, राजस्थान, पंजाब का ये क्षेत्र आपका पाकिस्तान से, पाकिस्तान एक देश है। तो आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय यानी किसी देश से न लगे, और समुद्र तट, यानी आप आओगे तो नीचे के एरिया देख लो, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, आप तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, आपका ये तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, ये सब आपके वाटर बॉडी से टच होते हैं। तो ये सब भी नहीं होने चाहिए। ये आप मैप से करना, और बिल्कुल ये आप पे क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आपके प्रश्न में पूछे जाते हैं। तो मैं ये भी बता देता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न, अगर ये प्रश्न आपने कर लिए तो आपके कई सारे प्रश्न सॉल्व होने वाले हैं बिना किसी एफर्ट के। तो आप इसको करिए, फिर आगे वाले वीडियो में मिलेंगे हम, तब इस पे बात करेंगे। अब देखिए जल संधि क्या है, जिसको आप स्ट्रेट कहते हो। अंग्रेजी में आप अगर अंग्रेजी वाला मैप देखोगे तो इसे स्ट्रेट कहते हैं, यानी जल संधि। अब देखिए जल संधि क्या होता है। आपने पुल देखा होगा, दो नदियों पे बना पुल, मतलब एक नदी पे बना पुल, कोई एक नदी ऐसे जा रही है, उस पे एक पुल बन गया। ये पुल क्या काम कर रहा है? ये पुल और ये पुल हो गया। तो ये पुल क्या काम कर रहा है? दो लैंड एरिया को जोड़ने का काम कर रहा है, यानी इधर से लोगों को इधर आने में या इधर से उधर जाने का काम कर रहा है। किसके ऊपर? नदी के ऊपर, यानी पानी के ऊपर। तो स्ट्रेट क्या है, मेनली क्या है कि जैसे ये भारत है, भारत से यहाँ पे श्रीलंका है, तो यहाँ पे मेन लैंड को, यानी भारत के और श्रीलंका के मुख्य भूमि को, यानी जल संधि
मुख्य भूमि को अलग करने का काम करती है और दो वाटर बॉडी यानी दो जल क्षेत्रों को जोड़ने का काम करती है। अब देखिए, भारत और श्रीलंका के बीच में पाक स्ट्रेट है यानी पाक जल संधि है। तो पाक जल संधि क्या है कि भारत के मुख्य भूमि और श्रीलंका के मुख्य भूमि को अलग कर रही है, और भारत की यहाँ पे मन्नार की खाड़ी और यहाँ पे पाक की खाड़ी है। तो मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को जोड़ने का काम कर रही है, और भारत की मुख्य भूमि और श्रीलंका की मुख्य भूमि को अलग करने का काम कर रही है। तो इसको आप लिखेंगे कैसे? समझने वाली तो चीज हो गई। आप ये लिखेंगे कि जल संधि दो मुख्य भागों यानी दो मुख्य भूमि को अलग करने का काम करती है। दो मुख्य भूमि को अलग करने का काम करती है और दो जल क्षेत्रों को जोड़ने का काम करती है। जोड़ने का काम करती है। अब देखिए, अगर आप मैप से चीज़ों को समझ रहे हैं तो आपके लिए चीज़ों को याद करना नहीं पड़ेगा। मैंने जब आपको मैप दिखाया, जैसे ये मान लीजिए भारत का निचले हिस्से का मैप है और यहाँ पे श्रीलंका है, तो श्रीलंका भारत से अलग है। तो भारत से अलग है यानी मुख्य भूमि, भारत की मुख्य भूमि और श्रीलंका की मुख्य भूमि से अलग हो रहा है। तो ये अलग हो रहा है, तो ये पानी से अलग हो रहा है। तो पानी से अलग हो रहा है तो पानी के पानी को यहाँ पे दो अलग अलग पानी क्षेत्र, मतलब पानी का क्षेत्र, समुद्र का क्षेत्र तो एक ही है, लेकिन इनको अलग अलग नाम दिया गया है। तो यहाँ पे आपकी मन्नार की खाड़ी पड़ जाती है, इधर पाक की खाड़ी पड़ जाती है। तो इन दोनों को जोड़ ले रहा है और इन दोनों मुख्य भूमि को अलग कर दे रहा है। अगर आप मैप से देख लिए तो फिर इतनी चीजें आपको लिखने की जरूरत ही नहीं, केवल आप मैप देखिए, ऑब्जर्व करिए और उससे चीजें आपकी हो जाएंगी। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है इसमें। अब देखिए दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। दीर्घ उत्तरी प्रश्न की एक्सपेक्टेशंस ये होती है कि एटलीस्ट 100 शब्द हो। कितने? 100 शब्द, यानी 100 शब्द से ज्यादा आपको लिखना पड़ेगा, 100 वर्ड से ज्यादा। तो मैं आपको बेस बताता हूं कि आप कैसे लिखोगे। देखो, जब प्रश्न नहीं आता है तो लोग प्रश्न को भी छाप देते हैं, प्रश्न को छाप के थोड़ी बातें घुमा फिरा के और फिर लगता है उनको नंबर मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप चीज़ों को टू द पॉइंट लिखते हो ना, अगर कम शब्द भी लिखोगे तो एग्जामिनर आपको अच्छा नंबर देगा। और अगर आपने ज़्यादा बात भी लिख दी और उसमें इस प्रश्न से रिलेटेड कुछ भी नहीं है तो आपको नंबर नहीं मिलने वाला। तो आप टू द पॉइंट रहिए, जो पूछा जाए उससे रिलेट करके लिखिए, तो इससे कम शब्दों में भी आपको ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे। अब देखिए पूछ रहा है प्रश्न, दीर्घ उत्तरी यानी लगभग 100 शब्द, मिनिमम 100 शब्द की रिक्वायरमेंट होती है, मैक्सिमम आप 120 150 तक भी लिख सकते हैं। प्रश्न ये है कि भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार का इसके समय पर क्या प्रभाव पड़ता है। मैंने आपको अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार का प्रभाव नाम से एक हेडिंग लिखवाया था और उसमें मैंने आपको कुछ बातें लिखाई थी। सेम वही बात आपको यहाँ लाके क्या करना है, प्रिंट कर देना है, कॉपी पेस्ट कर देना है। समझ गए? यानी भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार का जो हमने लेक्चर दो लेक्चर हमने जो आपको दिया था, उस लेक्चर में जो बातें थी उसमें आप देखोगे तो किसी एक में, शायद दूसरे वाले में, पार्ट 2 में आपको भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार का प्रभाव दिखेगा। वो जितने प्रभाव है ना, वो सब समय के ही प्रभाव है, उसी को लाके यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना। ये काम आप खुद करोगे तभी आप प्रश्न को अटेम्प्ट कर पाओगे। मैं फिर से वही चीजें यहाँ रिपीट कर दूं, फिर आपके लिए वही बन जाएगी, एक इतिहास की किताब बन जाएगी जिसको आप कभी नहीं पढ़ने वाले हो। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब देखिए एक दीर्घ उत्तरी प्रश्न था जो मैं आपको दे रहा हूं करने के लिए, और एक और प्रश्न पहले का था कोई जो मैं आपको बोला था। अब देखिए आपको मानचित्र कौशल यानी जो मैपिंग स्किल होती है ना, मैपिंग स्किल कि मैप देख के अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना, तो इसमें ये आपके SCRT वाले में शायद ये है
तो इसमें आपसे प्रश्न दिया जाता है, यानी मानचित्र की सहायता से निम्नलिखित की पहचान करना है, केवल पहचान करना है। यहाँ पे आपको कोई नोट्स बना के या उसमें लिखना नहीं है, और ऐसे प्रश्न आपको हो सकता है एग्जाम में पूछ लिए जाए 10th वाले में, केवल आपकी जानकारी के लिए, केवल आपके डेवलपमेंट के लिए है कि कैसे प्रश्नों को आपको अटेम्प्ट करना है, मानचित्र को कैसे समझना है। तो प्रश्न यही कह रहा है कि मानचित्र की सहायता यानी मैप की सहायता से, यानी भारत के सभी राज्यों की राजधानियां, केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियां। तो जो पहला हमने पढ़ा था लेक्चर वीडियो, एक इंट्रो वीडियो था ज्योग्राफी का, उसमें मैंने आपको स्टेट और कैपिटल यानी राज्य और उसकी राजधानी, और उसके साथ यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश और उसके जो राजधानी थी, कैपिटल थे, उसको बताया था मैं आपको। तो वहां से आपका ये प्रश्न तो हो जाएगा, लेकिन ये प्रश्न केवल करने वाला नहीं है, करने का मतलब देखने वाला नहीं है, आपको मैप ऑब्जर्व करना है कि आप एक मैप डाउनलोड करो। जैसे मैं आपको एक मैप दिखाता हूं, जो मैप पिछली क्लास में भी लिया था, इंडिया का, भारत का मैप है, तो अब भारत का ही मैप ड्रॉ करना, बहुत बड़ा मैप आपको लेने की आवश्यकता नहीं है। तो आप ये देखो कि जो ये मैप है, आपका प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत के सभी राज्यों की राजधानियां आपको मैप पे पहचान करनी है। तो ऐसे ही मैप डाउनलोड करना, ये पॉलिटिकल मैप है। तो इस पॉलिटिकल मैप पे आप देखो कि सभी देशों के, सभी राज्यों की नाम, यानी बिहार, पटना, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, तो जो ये नाम दिए गए हैं और नाम के साथ जो इनके कैपिटल को इसमें अटैच कर दिया गया है। तो यहाँ से आपको केवल देखना है कि किस राज्य, आप वहां से तो नोट्स बनाए ही होंगे, लेकिन केवल मैप पे आपको देखना है कि कौन से राज्य का जो राजधानी कहाँ पे है, वो चीज समझनी है। और वही चीज केंद्र शासित प्रदेश से भी लागू होता है। केंद्र शासित प्रदेश की जो राजधानियां हैं वो भी आप मैप पे देख लो कि कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश थे। एक तो आपका ये था, ये लक्षद्वीप भी है, अंडमान निकोबार भी है, यहाँ पे आपका दमन दीव है, ये देखो लद्दाख, जम्मू, दोनों को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, और दिल्ली है। तो ये जो 8 हैं, कुल मिला के 8 राज्य हो जाते हैं आपके, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो उनको आप मैप पे केवल पहचान करना है, लिखना नहीं है। अब देखिए आगे का एक प्रश्न मैं आपको दिखाता हूँ, इसी से जुड़ा हुआ है। देखिए सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य, अब देखो आप मैप ऑब्जर्व करोगे तो मैप में एक तो आपको ये सीधा सीधा दिख रहा है, लेकिन जब ये आप देखोगे ना यहाँ से यहाँ, इसकी दूरी ज्यादा है, यानी सबसे तटरेखा, लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। तो भारत के सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है। इसे आप मैप पे देखना। उसके बाद भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, अब देखिए ये नहीं पूछा है कि मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, सिर्फ दक्षिणतम बिंदु कह दिया है। तो यहाँ पे था हमारा अंडमान निकोबार में जो था इंदिरा पॉइंट जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है। तो केवल आपको मैप पे देखना है, समझना है, और इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। बाकी आगे इसमें और कौन से प्रश्न है कि भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी शीर्ष बिंदु, अब देखिए उसी मैप पे पुनः भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी शीर्ष बिंदु। देखिए मुख्य भूमि यानी भारत का ये मुख्य भूमि हो गया, और दक्षिणी बिंदु पूछ रहा है, तो यहाँ पे कौन सी जगह है? कन्याकुमारी में केप कमुरिन नाम की जगह है। तो आप केवल कन्याकुमारी भी याद रखोगे तो चल जाएगा। यानी मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु यहाँ पे कन्याकुमारी। आगे प्रश्न देखते हैं। केवल ये सब मैप बेस्ड हैं, आपको इसमें बहुत ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए यहाँ पे भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि, मैंने आपको मैप पे ही दिखाया था पढ़ाते समय भी, कि भारत और श्रीलंका के बीच में जो अलग करने वाली जो जल संधि है वो है मन्नार की खाड़ी है। जल संधि पूछ रहा है तो मन्नार की खाड़ी हो जाएगी। कहीं कहीं आपको पाक जल संधि भी मिलता है, तो आप क्वेश्चन के हिसाब से देख लेना। आगे जो है इसमें देखिए भारतीय उपमहाद्वीप किन देशों से मिलकर बनता है। अब मैंने आपको सार्क बताया था, सार्क में क्या था, 6 भारत के अलावा 6 इसके पड़ोसी देश थे, जिसमें चाइना और म्यांमार शामिल नहीं थे। तो जो उपमहाद्वीप है यहाँ पे भी वही है कि भारतीय उपमहाद्वीप में मान लीजिए भारत तो शामिल है ही, भारत के अलावा पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका,
पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, नेपाल और मालदीव। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7। तो देखिए भारतीय उपमहाद्वीप में अफगानिस्तान नहीं है, चाइना नहीं है और म्यांमार नहीं है। तो ये चीज आप याद रखेंगे। और इसके बाद अगला जो प्रश्न है हमारा, ये सार्क वाला है, जो मैंने आपको अच्छे से बताया था कि सार्क सदस्यों को चिन्हित करिए। तो जो उपमहाद्वीप में है वही सार्क में भी है, यानी भारत के अलावा 6 पड़ोसी देश, जिसमें अफगानिस्तान, चीन और म्यांमार शामिल नहीं है। तो बस इतने ही हैं। ये आपका कंप्लीट होता है 9th क्लास का पूरा क्वेश्चन आंसर। तो आगे जब हम मिलेंगे 9th क्लास का 2nd चैप्टर शुरू करेंगे, ज्योग्राफी का ही। बाकी प्रश्न हो गए, आप अपना इसमें लिखें और उसको प्रैक्टिस करें। बिना प्रैक्टिस का एग्जाम नहीं होने वाला है। और 9th में अच्छे से पढ़ें ताकि आपके 10th को अच्छे मार्क्स आए, क्योंकि 9th और 10th रिलेटेड है। आपको ये लग रहा है ना कि 10th रिलेटेड नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छे से प्रैक्टिस करें, वीडियो को बार बार देखें, डाउट को वहाँ मेंशन करें, और डाउट जो आप वहाँ डालेंगे हम लोग उसको सॉल्व करके आपको फिर से एक लेक्चर के माध्यम से बता देंगे। रिवीजन करना नहीं, रिवीजन ही तो मेन है आपका। अगर आप रिवीजन नहीं करते हो तो चीज़ें आपकी विकसित नहीं हो पाएंगी। तो अगले वीडियो में मिलते हैं हम। थैंक यू।